तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। देखिए, यह है एनवायरमेंटल स्टडीज कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा का क्वेश्चन पेपर जो कि पिछले साल पूछा गया था। इस वीडियो में मैं आपको 3 पेपर दिखाऊंगा। ठीक है, कितने पेपर? 3। ठीक है, तो पहला है हमारा ये 2023-27 सेशन, मतलब आपके सीनियर सेशन का, जो कि 2024 में पूछा गया था, सेट 1। उसके बाद मैं आपको शो करूंगा इसका सेट 2। ठीक है, ये सेट 2 23-27 सेशन 2024 का सेट 2, और फिर शो करूंगा आपको सबसे स्टार्टिंग साल यानी कि 22-26 सेशन का पेपर सेट 1। ठीक है, और उस टाइम में ना थोड़ा पेपर अजीब आया था। अजीब इसलिए क्योंकि उस टाइम पे 22-26 सेशन में ईवीएस बैक पेपर में क्या हुआ था कि पेपर पूरा का पूरा इंग्लिश में आया था, हिंदी नहीं आया था। ओनली वन लैंग्वेज, इंग्लिश। जी हाँ, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। तो शुरू करते हैं हम लोग इंग्लिश पेपर से ही, और उससे पहले हम लोग जान लेते हैं सिलेबस। ठीक है, क्योंकि सिलेबस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी आप लोगों को एक बार बस एक झलक दिखा देता हूँ ताकि आपको नॉलेज में रहे कि हमें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए, ये ईवीएस का सिलेबस है एनवायरमेंटल स्टडीज़ का, और यूनिट 1 है इसका, यूनिट 2 है, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। 4 ही यूनिट पढ़ने हैं आपको। पहला यूनिट है आपका इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज, यानी कि पर्यावरण अध्ययन का परिचय। दूसरा है इकोसिस्टम के बारे में। तीसरा है नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, और चौथा है आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में। ठीक है, ये 4 यूनिट ही आपको पढ़ने हैं, और इसके ऊपर मैंने 7 वीडियो बनाया है। कितना? 7 वीडियो। आप यूट्यूब पे अगर सर्च कीजिएगा, ठीक है, भैक एनवायरमेंटल स्टडीज पार्ट 1 कोल्हान यूनिवर्सिटी, तो आ जाएगा, एक वीडियो आएगा। ठीक है, इस तरह से, और उसका बैकग्राउंड जो है ब्लैक में है, और लिखा हुआ आपको पीला पीला कलर में लिखा गया है एनवायरमेंटल स्टडीज, बड़ा बड़ा अक्षर में, मेरा फोटो भी है। ठीक है, आज से तकरीबन, मतलब मान के चलिए ना कि 1 महीना पहले, 15-17 दिन पहले मैंने इसको अपलोड किया था। 7 को वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप उसे देख सकते हैं, और पक्का वो पूरा काम देगा आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन पेपर से। यहाँ से बैक पेपर 1 एनवायरमेंटल स्टडीज 22-26 सेशन, 50 मार्क्स का पेपर आया था पहली बार भी, और यहाँ पे 2 घंटा टाइमिंग दिया जाता है। ग्रुप ए, इसमें हमारा पहला प्रश्न है इकोलॉजी के बारे में बताइए। सबसे पहले तो बोला गया है कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, डिफाइन द फॉलोइंग। पहला है हमारा इकोलॉजी, दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इकोलॉजी मतलब पारितंत्र, सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट मीन्स सतत विकास। तीसरा पूछा गया है बायोमास के बारे में, चौथा यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। ठीक है, और पांचवा पूछा गया है एनर्जी फ्लो के बारे में, यानी कि ऊर्जा प्रवाह के बारे में। ये 1 मार्क्स वाले परिभाषा लिखने का आया था। ठीक है, फिर ग्रुप बी शुरू हुआ था, और ग्रुप बी जो है आंसर टाइप करना था आपको 15 मार्क्स वाले, किन्हीं 3 प्रश्नों के आंसर। ठीक है, आंसर एनी 3 क्वेश्चन, और फिर से मैं बता दूं 15 मार्क्स वाले जितने भी प्रश्न होता है इसका आंसर आपको 4 पेज में देना है, या फिर 6 पेज में। अगर आपके लिखने की स्पीड मध्यम है, स्लोली लिखते हैं, होले होले, तो आप 4 पेज में। अगर आप सुपरमैन, स्पाइडरमैन, शक्तिमान की तरह लिखते हैं, ठीक है, रॉकेट की तरह, तो आपको 6 पेज में देना है। मतलब 2 खड़ा पन्ना 4 पेज, और 3 खड़ा पन्ना मतलब 6 पेज। ठीक है, 15 मार्क्स के लिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज एन इकोसिस्टम, पारितंत्र क्या है। ठीक है, गिव एन अकाउंटेंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि पारितंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक के बारे में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा तीसरा प्रश्न, इसमें पूछा गया था व्हाट इज प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता क्या है, इट्स टाइप, और इसके प्रकार बताइए। डिस्क्राइब द फैक्टर विच अफेक्टेड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, और प्रोडक्टिविटी को कौन कौन, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, 1 मिनट, विच फैक्टर अफेक्टेड। हाँ, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को यानी कि प्राथमिक उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, उन कारकों को बताइए। चौथा प्रश्न पूछा गया था डिफाइन रिसोर्सेज, यानी कि संसाधन क्या है, ये पूछा गया था। फिर पूछा गया है कि डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों का वर्गीकरण करें, जिसमें है कि ऑल्सो एक्सप्लेन, इसके साथ ही आपको बताना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ, यानी कि पृथ्वी पे जल का वितरण बताइए। यूज क्या है, इसका उपयोग क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर,
और पानी का महत्व बताना है, जल का महत्व। ठीक है। पांचवा प्रश्न पूछा गया था कि डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता की परिभाषा लिखना है, उसके बारे में पूछा गया था। डिस्क्राइब इट्स लेवल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। इसके साथ ही पूछा गया था कि बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता को बताइए, जैव विविधता के कितने स्तर हैं ये बताइए, और इसका क्या महत्व है ये बताइए, ये पूछा गया था। छठा प्रश्न पूछा गया था डिस्क्राइब द वेरियस मेथड, ठीक है, आर यूज्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी को, जैव विविधता को सुरक्षा देने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीकों के बारे में पूछा गया था। तो ये पेपर इंग्लिश में आया था। उस टाइम पे बच्चों को मैंने बोल दिया था कि देखिए आप लोग का पेपर इंग्लिश में आएगा तो आपको क्या करना है, अगर आप इंग्लिश में, हर बच्चा तो नहीं लिखने पाएगा। अब गवर्नमेंट, सिंपल सी बात है कि जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है, सरकारी स्कूल में पढ़ा है, उसको इंग्लिश ठीक से पढ़ने नहीं आता तो वो लिखेगा कैसे। इसलिए अगर पेपर, आपका भी पेपर बाई चांस इंग्लिश में आ जाता है, इसे तो नहीं आएगा, फिर भी मान के चलिए कि आ गया इंग्लिश में, तब क्या करना है, आप आंसर इसका हिंदी में ही कीजिएगा। मास्टर को बोलिएगा सर बोर्ड में आप सभी क्वेश्चन का मीनिंग हिंदी में लिख दीजिए और हम लोग हिंदी में ही आंसर करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप इसका आंसर हिंदी में कर सकते हैं, चाहे पेपर इंग्लिश में है या हिंदी में, आप आंसर हिंदी में लिख सकते हैं। क्वेश्चन को नोट कर दीजिए इंग्लिश में ही ऊपर में, और बस उसका हिंदी समझ लीजिए कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोर्ड में लिखने बोल दीजिए टीचर को, और आप उसका आंसर हिंदी में कर लीजिए। ठीक है, पेपर इंग्लिश में आए चाहे हिंदी में आए, आपको आंसर हिंदी में करना है अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो, और जिसको इंग्लिश आता है वो तो फिर क्या ही बताएं, वो इंग्लिश में कीजिए आराम से। अब देखते हैं 23-27 सेशन का सेट 1 का पेपर, इसमें क्या है। तो 23-27 सेशन में सेट 1 में पूछा गया है, टाइमिंग 2 घंटा है, फुल मार्क्स 50। ठीक है, टाइमिंग और मार्क्स में कोई अंतर नहीं आया है। इसमें हमारा पहला प्रश्न आ गया है क्या, कि द नेचुरल प्लेस, एक मिनट, द नेचुरल प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी इज नॉन एज। ठीक है, यानी कि कोई भी जीव जो रहता है, निवास करता है, ठीक है, उसका समुदाय के प्राकृतिक स्थान को क्या कहते हैं। तो कोई भी जीव, चाहे कोई भी स्थान, चाहे आप भी जहाँ पे निवास करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवास बोलते हैं। ठीक है, आवास, तो यहाँ पे हमारा आवास आ जाएगा, आवास, आवासीय जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं ना, डोमिसाइल बोला जाता है ना, या रेसिडेंट कहा जाता है, और हिंदी में हम लोग आवास बोलते हैं। आवास, निवास, जो भी बोलना है बोल लीजिए। अगला है, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं आप, पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ग्रास लैंड फ्री इकोसिस्टम इज ऑलवेज स्ट्रेट। ठीक है, यानी कि घास के मैदान के जो वृक्ष होते हैं, घास के मैदान के वृक्ष, पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड हमेशा होता है। तो घास के मैदान पूछा गया। ठीक है, घास के मैदान के वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र की संख्या में हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर करना है सीधा। थोड़ा सा क्वेश्चन टफ रहेगा आपका, 1 मार्क्स वाले, 15 मार्क्स वाले इजी आएंगे। आगे देखिए, तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, यहाँ पे प्रश्न है कि बायोगैस इज, बायोगैस क्या है। अरे भाई गा माता, थोड़ा सा जाग गए, उठना पड़ेगा ना। बायोगैस इज डैश टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये जो हमारा बायोगैस होता है, डैश प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। तो बायोगैस क्या है, बायोगैस है जिसको हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं, तब भी ये खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो यह हमारा एक नवीकरणीय है। ठीक है, रिन्यूएबल है, मतलब बार बार यूज करो फिर भी, तो नवीकरणीय संसाधन है, बायोगैस एक नवीकरणीय संसाधन है। ओके, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अगला प्रश्न आता है हमारा यहाँ पे, भारत का कितना प्रतिशत भाग वन एवं वृक्षों से आच्छादित है। तो भारत का 25% भाग जो है वन से घिरा हुआ है। वहीं आप लिख सकते हैं कि भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य कौन सा है, सबसे ज़्यादा वन भारत के किस राज्य में पाया जाता है। चलिए बताइएगा, ये आपका क्वेश्चन का आंसर बताना है। मैं ऑप्शन दे दे रहा हूँ। ए नंबर है असम, ठीक है, ऑप्शन बी रहेगा हमारा मध्य प्रदेश, एमपी, ऑप्शन सी रहेगा हमारा झारखंड, ठीक है, और ऑप्शन डी रहेगा हमारा मिजोरम। आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, असम, मध्य प्रदेश, झारखंड या मिजोरम, इनमें से किस जगह पर सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, वन। चलिए देखते हैं किसको कितना नॉलेज है। तो यहाँ पे मैंने तो बता दिया कि 25% झारखंड का जितना जमीन है उसका 25% जंगल पाया जाता है।
ठीक है। यहाँ पे हमारा 15 मार्क्स में पहला प्रश्न आया है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और कार्य का वर्णन करें। सेम क्वेश्चन है, पिछली बार बस इंग्लिश में आया था और उसके अगले साल यानी कि 2024 में हिंदी में आया। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और कार्य का वर्णन करें। इससे यह पता चलता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं और आपको मालूम भी पड़ गया होगा, अभी तक एग्जाम दे चुके हैं। अगला है एक उपयुक्त चित्र, यानी कि इसमें चित्र बनाने के लिए भी आता है। एक उपयुक्त चित्र के साथ वायुमंडल की संरचना और संगठन का वर्णन करें। ठीक है, तो आपको मालूम है कि हमारा जो वायुमंडल है, पहले पाया जाता है क्षोभ मंडल, फिर पाया जाता है हमारा समताप मंडल, फिर पाया जाता है हमारा आयन मंडल, ठीक है, फिर पाया जाता है मध्य मंडल, उसके बाद पाया जाता है बहिर्मंडल। ठीक है, और ये इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये संरचना बना के बताना था आपको। चलिए, तो आपको पेंसिल भी ले जाना है, अगर आपको संरचना बनाने आता है तो सही बात है, और नहीं तो फिर आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा, और इसमें पूछा गया है कि जैव भू रासायनिक चक्र प्रवाह आरेख के साथ नाइट्रोजन चक्र की व्याख्या करें। ये क्वेश्चन टफ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है आपको। पांचवा प्रश्न है जैव विविधता संरक्षण क्या है। ठीक है, जैव विविधता संरक्षण मतलब विभिन्न जीवों की सुरक्षा करना। ठीक है, फिर यहाँ पे पूछा गया है यथास्थान संरक्षण का वर्णन करें। ठीक है, डिस्क्राइब C2 कंजर्वेशन। ये सब मैं आपको पढ़ाना पड़ेगा, इस सबको मैं आपको क्लास में करवा दूंगा। आज मैं आपको शायद 2 क्लास दूंगा और कल शायद 1, मतलब आज आपका 2 क्लास मिल जाएगा एनी हाउ। ठीक है, शायद 1 क्लास आपको अरुण भी ले लेंगे। छठा प्रश्न है पारिस्थितिकी अनुक्रम का संक्षेप में वर्णन करें। ठीक है, पारिस्थितिकी अनुक्रम क्या है, इसको आपको शॉर्ट में बताना है। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको मालूम है मैं आपके पढ़ा भी रहा हूँ और काम भी कर रहा हूँ अपना। ठीक है, कुछ काम कर रहा हूँ थोड़ा सा, बस हो गया, उसके बाद फुल फोकस के साथ आप ही के काम में लग जाऊंगा। हाँ चलिए, हो गया। तब से मैं आपसे, नहीं तो मैं भी कॉमेडी नहीं करता आपके साथ, बस कुछ काम कर रहा था मोबाइल पे और आपको भी पढ़ा रहा था। चलिए, मल्टीपल वर्क एक साथ करो। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे ये सेट 2। ठीक है, सेट 2 में जो क्वेश्चन आया था 23-27 सेशन का, इसमें देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, कैसे कैसे। तो हमारा ए नंबर क्वेश्चन है भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। अरे अब बोलिएगा नाइट्रोजन 78% तो पाया जाता है। अरे नहीं रे भाई, यहाँ पे देखो भूमि में पूछा है, 78% नाइट्रोजन जो है हमारे वायुमंडल में पाया जाता है, 21% हमारा पाया जाता है ऑक्सीजन वायुमंडल में। ठीक है, एंड 0.04% पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में। ठीक है, ये वायुमंडल, वायुमंडल मतलब हमारा वायु में। ठीक है, लेकिन ये भूमि में पूछा है। भूमि माने अर्थ, अर्थ माने पृथ्वी, जिसको हम लोग गड्ढा खोदते हैं, जिसमें हम लोग चलते हैं। तो भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा कितना है मालूम है? बहुत कम है। जरा सा रुक जाइए। चलिए, हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे, भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है। तो देखिए भूमि में अगर नाइट्रोजन की मात्रा की बात की जाए ना तो बहुत कम है। कितना? तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं कि 0 पॉइंट, मतलब कहीं पर 0.1 भी लिखा जाता है। ठीक है, कहीं पे 0.2, एग्जैक्ट आपको आंसर नहीं मिल पाएगा। तो 0.1 से लेकर के हमारा 2% के बीच में, आप राउंड फिगर में बोलिए कि 2%, जमीन में 2% नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की मात्रा कितनी है। तो अभी मैंने बताया ऊपर में, देखिए 0.04%, 0.04% हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। वहीं ऑक्सीजन पूछे कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन पाया जाता है, तो 21%। ठीक है, अगला हमारा एक गैर नवीकरणीय संसाधन है। तो किसी एक गैर नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण देना है। गैर नवीकरणीय माने ऐसा संसाधन जिसका उपयोग आप एक बार करेंगे और खत्म हो गया, दोबारा और जीवन में कभी नहीं उठवाएगा। जैसे कोयला, अगर आप एक बार जला लिए तो खत्म हो गया, राख बन गया, दोबारा आप कोयला को थोड़ी ना बना पाइएगा, वो हमारे बनाने की बात में नहीं है। तो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, गैर नवीकरणीय, मतलब एक बार खत्म हो गया तो दोबारा और उत्पन्न नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, अगला है ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है जब ध्वनि की तीव्रता -dB होती है। तो ध्वनि प्रदूषण अगर 65 डेसिबल, कितना, 65 डेसिबल ध्वनि की शोर को मापा जाता है डेसिबल से। डीबी का हम लोग छोटा डी लिखते हैं और बड़ा बी लिखते हैं डीबी। डीबी मतलब डेसिबल। 1 डीबी होता है जो हम लोग घर में बचपन में जलाते थे डिबिया,
आपको मालूम है, जब लाइन नहीं रहता था तो डिबिया जलाते थे। ठीक है, हम लोग के गांव में 2012 में लाइन आया है, उससे पहले लाइन नहीं था, मतलब आज से 13 साल पहले। ठीक है, तो हम लोग डिबिया जलाते थे, डिबिया इस तरह से, उसको मिट्टी का तेल में डुबो के इस तरह से माचिस मारते थे यहाँ पे, और ये जलता था। ठीक है, डीबी से, लालटेन से। तो क्या बोलें कि ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है 10 डेसिबल से। कितना डेसिबल? अगर ध्वनि 65 डेसिबल से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम लोग शोर बोलते हैं। जैसे रात में देखिएगा कि कोई बॉक्स लेके क्या बोलते हैं उसको, बाराती में पार होगा, ठीक है, तो गाना बजने लगता है, ठीक है, और खास करके भोजपुरी गाना बजाता है, तो वो सारा जो गाना होता है, जितना भी ढुचुक ढाचक करता है, ठीक है, वो गाना सब 65 डेसिबल से ज़्यादा की ध्वनि होते हैं, यानी कि वह शोर है। ठीक है, तो 65 डेसिबल से ज़्यादा की ध्वनि को हम लोग शोर बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे कान के लिए सही नहीं है। अगला है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। नोट डाउन कर लीजिएगा, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। ठीक है, वहीं बात कर लेते हैं तो हम लोग 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए ये 5 क्वेश्चन, इसमें इजी इजी क्वेश्चन थोड़ा सा पूछा गया है। ठीक है, बाकी उस सब में थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था। अब 15 मार्क्स वाला देखिए, तो किन्हीं 3 प्रश्नों का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 2 क्वेश्चन 7.5 मार्क्स करके। तो इसमें है जैव सूचक को समझाइए, चिपको आंदोलन पर प्रकाश डाले। ठीक है, तीसरा प्रश्न पूछा गया था, जैव भू रासायनिक चक्र क्या है? कार्बन चक्र को प्रवाह आरेख द्वारा समझाइए। तो हर क्वेश्चन पेपर में देखिए एक आपका चित्र बनाने को आ रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर कि वायु प्रदूषण क्या है? ठीक है, व्हाट इज एयर पोल्यूशन। फिर हमारा है कि वायु प्रदूषण के मुख्य कारकों का उल्लेख करें। पांचवा प्रश्न क्या है हमारा? अरे एक ही क्वेश्चन पेपर को मैं 2 बार ले दिया ना। पारिस्थितिकी पिरामिड से आप क्या समझते हैं? चित्र की सहायता से स्पष्ट करें। और अगला है भूमि संरक्षण का तात्पर्य क्या है? हम भूमि को कैसे संरक्षित कर सकते हैं, विस्तार से समझाइए। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्त। ठीक है, और मैं जल्दी ही आप लोगों के क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगा। ठीक है, फिलहाल तो 2 दिन से सोया नहीं हूँ अच्छे से, मतलब काम कर रहा हूँ, आप लोग का पूरा काम करता हूँ, क्या बताएं, परेशान हो गए हैं यार। ठीक है, तो आप लोग ना बहुत हमें काम करवा रहे हैं जिस कारण आप लोग का एग्ज़ाम जो भी हो, जैसा भी जा रहा है, अच्छा ही जा रहा होगा। ठीक है, और एक चीज़ बता देते हैं कि आप लोग को जो मैंने बताया कि 7 को हम चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, 7 जो हमने अपलोड कर दिया है आप उसे देख लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर, और टाइम मिलेगा तो मैं डेफिनेटली आपके लिए लाऊंगा। और अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियोस से आपको हेल्प होता है, ठीक है, तो आप इसे 10 रुपीज़ सेंड कर सकते हैं। एनी यूपीआई से, किसी भी यूपीआई हो, आईडी हो, उससे 10 रुपया सेंड कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, बस 10। ठीक है, मैं पीडीएफ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। जोहार। और बताइएगा कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जंगल किस राज्य में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बाय।